We're gonna start our section 135 which talks about the CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बोला गया है दैट एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट विच इज़ मोर देन और इक्वल टू द गिवन रिस्पेक्टिव लिमिट्स, उनको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। सो क्या क्या हैं ये लिमिट्स? नेटवर्थ जिस कंपनी की इक्वल्स टू या ज़्यादा हो 500 करोड़ से, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो या इक्वल्स टू हो, या नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू या ज़्यादा हो 5 करोड़ से, विच मीन्स इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं यानी 1000 प्लस 500 प्लस 5, क्योंकि ये बहुत वेरी कर रही हैं आपस में लिमिट्स, तो हमने 1505 बता दिया इसका ताकि हम याद रखें, बाइफिकेट आराम से हो जाए 1505। अब इसको याद कैसे करना है? टर्नओवर सबसे ज़्यादा होता है हर एक चीज़ में, हर एक प्रोविजन में जब भी टर्नओवर की बात होती है वो इन ऑल रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, विच मीन्स 1000 करोड़ यहाँ होएगा। नेट प्रॉफिट कम ही होएगा क्योंकि जितना बंदा सेल्स करेगा, अपना टर्नओवर करेगा, टर्नओवर में से कटा के सबसे लास्ट में बचता हमारा नेट प्रॉफिट, और नेटवर्थ यानी उसकी एसेट माइनस लायबिलिटी वर्थ कितनी है, तो वो 500 करोड़ हो जाएगी जो बीच की चीज़ है। जब भी किसी कंपनी की, ये पिछले साल में, जैसे इस साल आई वांट टू फॉर द करंट ईयर 22-23 के लिए मेरे को देखना है कि मेरे को CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो मेरे को पिछले साल यानी 21-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के जो ये तीन जो चीज़ें नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ये चेक करना पड़ेगा। यानी फॉर एवरी न्यू ईयर, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर आई हैव टू चेक दीज 3 थिंग्स ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी मेरे को 22-23 का देखना है तो 21-22 की मेरे को ये 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ हो रही है, ऑब्वियस है कंपनी एक्ट यही चाहेगा ना, कोई भी चीज़ हो रही है तभी आप एकदम से CSR कमेटी बनाओ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा CSR कमेटी कंपनीज बनाए, फॉर्मुलेट करे, कंस्टिट्यूट करे। दैट्स वाई उन्होंने आइदर ऑफ द फॉलोइंग कहा भी, आइदर ऑफ द 3 कोई भी हो जाएगी। हम पिछले साल में चेक करेंगे कि जब भी अगर मेरे को इस ईयर में बनानी है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है अभी हमने एक ईयर में बनाई है और अगले ईयर में नहीं बनाने की लोड पड़ी क्योंकि पिछले साल इन चीज़ों की लिमिट पार हो ही नहीं पाई। दैट्स वाई इसमें 400 करोड़ रह गया, इसमें 800 करोड़ रह गया, इसमें 4 करोड़ रह गया, मतलब लिमिट पार नहीं हो पाई। एक ईयर में हमने कमेटी बना भी ली, सारी चीज़ें CSR प्रोजेक्ट ले भी लिए, और दूसरे ईयर में करी भी नहीं। सो दैट्स वाई ये लिमिट्स ऐसे चलती हैं। शैल कंस्टिट्यूट द CSR कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, अब क्या है यानी कंपोजिशन क्या है CSR कमेटी की, यानी कितने कैसे मेंबर्स है, कितने क्या है। तो यूँ बोला हुआ है CSR कमेटी में 3 या 3 से ज़्यादा, यानी मिनिमम तो 3 होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हो कंपनी के, एट लीस्ट उसमें से एक इंडिपेंडेंट ID ज़रूर होना चाहिए। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 3 डायरेक्टर, 3 मूर्तियों में से कम एक ID दिखाए अपनी, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। तो क्या बता दिया, 3 डायरेक्टर हो या उससे ज़्यादा हो, 3 मूर्ति हो, उसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब ऐसी भी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन नहीं लगता, यानी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट ही नहीं करती, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है टू अपॉइंट दी ID। सो उस केस में हमें क्या करना होगा, ठीक है 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 3 तो हमने इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट बोला था ना, एटलीस्ट एक होना ही चाहिए। क्या पता इधर 2 ID हो जाए, एक डायरेक्टर हो जाए। सो यहाँ पे बोला जिसमें ID नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा अपने डायरेक्टर चलो। और ऐसी कंपनी जिसमें ऐसी प्राइवेट कंपनी जहाँ पे 2 ही डायरेक्टर होते हैं, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्राइवेट कंपनी इज ओनली 2। सो दैट्स वाई हमने ये बोल दिया अगर 2 ही डायरेक्टर हैं, 3 नहीं जा पा रहे, यू आर नॉट एबल टू गेट दैट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो आप 2 ही से काम चला लो अगर आपकी तो नहीं है, ठीक है। जो हम वो नेट प्रॉफिट देखेंगे उसके आगे डेफिनेशन भी देखेंगे, बट अभी ये देख लेते हैं जो भी हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे नेट प्रॉफिट चेक करने के लिए। नेट प्रॉफिट कितने होने चाहिए, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में फॉर कंस्टिट्यूटिंग दी CSR कमेटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हमने PBT देखना है, यानी PAT वाला नहीं देखना, PBT देखना है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कटने से पहले ही जो जितना 6 करोड़ है, 6 करोड़ में से 2 लाख टैक्स कट गया तो 2 लाख के टैक्स पे भी लगाना है, तो दैट्स वाई हमने PBT को ही कंसिडर करा, यानी सारों पे ही होना चाहिए, जितना नेट प्रॉफिट आया उस पे लगाओ, जो कि यहाँ हमारा PBT। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एक एग्जाम्पशन दे रखी है, क्या कि वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंट बाय द कंपनी इज लेस देन और इक्वल टू 50 लाख देन द CSR कमेटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन सच केस। यहाँ बोला है अगर आपकी CSR कमेटी यानी CSR एक्सपेंडिचर ही 50 लाख या 50 लाख से कम है, तो आप इतनी बड़ी 3 बंदों की, 3 डायरेक्टर्स की इतनी बड़ी कमेटी क्यों बनवाओगे, क्योंकि कमेटी बन जाएगी तो इतने सारे अलग से एक्सपेंडिचर भी होंगे उसको एडमिन करने के लिए, बाकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉज होंगे। तो इस वजह से बोल दिया अगर 50 लाख आप मान लो, हाँ आप CSR कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बना रखा है आपने, लगा दिया पैसा, बट आपका वो 50 लाख से कम है ना, आगे हम रिक्वायरमेंट भी देखेंगे भाई CSR कितना करना ज़रूरी है, बट फॉर द टाइम बिंग 50 लाख से आपका CSR कम है ना फॉर द करंट गिवन फाइनेंशियल ईयर, तो आपको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। दैट वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंट बाय द कंपनी
is less than the 50 lakhs, then CSR committee shall not be applicable. In such case function of CSR committee जो होंगे, जो भी functions होंगे, जो भी हमारी पॉलिसी मेकिंग है या फिर कंट्रोलिंग है, जो भी चीज़ होंगी आगे हम पढ़ेंगे बट द फंक्शन ऑफ द CSR कमेटी, बट जो भी फंक्शन होंगे अगर CSR कमेटी नहीं है तो बोर्ड लेगा, क्योंकि बोर्ड ही है। यानी कुल मिला के जो CSR कमेटी है, हम कंपनीज़ है, कंपनीज़ में मेन बोर्ड है, बोर्ड के अंडर हमारी CSR कमेटी फॉर्म हो रही है। अगर CSR कमेटी नहीं है तो ऑब्वियस है वो बोर्ड ही करेगा। नेक्स्ट हमारे फंक्शन जो भी बोर्ड रिपोर्ट है उसमें कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन यानी कौन कौन है, डायरेक्टर है, प्राइवेट की कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो 2 डायरेक्टर उससे ज़्यादा है, तो जो भी कंपोजिशन होगी CSR कमेटी में बोर्ड रिपोर्ट जो कि 134 यानी इससे प्रीवियस सेक्शन में जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है 134 के अकॉर्डिंग, उसमें हमें डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है भी, CSR कमेटी में कौन कौन है, किसका क्या नेम है, पर्टिकुलर्स एंड ऑल द थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज अंडर द सेक्शन 134 की बोर्ड रिपोर्ट। फंक्शंस क्या है CSR कमेटी के, फंक्शंस आर एज फॉलो दैट CSR कमेटी फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को क्या, CSR पॉलिसीज। ऑब्वियस है कोई कमेटी बनाई है तो सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है कि भाई हाँ वो जो CSR से रिलेटेड पॉलिसी है, भाई हाँ हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन या क्या करनी चाहिए फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि CSR कमेटी सिर्फ 1 साल के लिए बन रही है, बिकॉज उसी ईयर में हम चीज़ें देख रही है, तो 1 साल की एनुअल बेसिस पे ये बात हो रही है। तो हमने क्या बोल दिया, जो भी हमारी CSR कमेटी फॉर्मुलेट होगी वो हमें क्या बोलेगी, CSR पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को। CSR पॉलिसी एकदम से लागू नहीं कर देगी, अप्रूव वो नहीं कर सकती, बिकॉज उससे ऊपर भी बंदा बैठा हुआ है बोर्ड, तो वो फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को कि बिल लो CSR पॉलिसी है और क्या इंक्लूडिंग द एक्टिविटी विच इज़ टू बी अंडरटेकन। रिकमेंड कर देगी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑब्वियस है वो CSR पॉलिसी बताएगी, CSR का एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड करेगी ऑन सच एक्टिविटी इन द गिवन ईयर, और मॉनिटर कर देगी जो CSR पॉलिसी जो बोर्ड ने लगाई है, ठीक है, अच्छा आपने ये 1 to 1 to 1 तो लगाई है तो ठीक है हम इसको गवर्न कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे। अब बोर्ड की क्या है, कंपनी के बोर्ड की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कनेक्शन टू द फंक्शन ऑफ CSR कमेटी, क्या है कि जो CSR कमेटी ने बोर्ड को फंक्शंस या फिर CSR पॉलिसी रिकमेंड करी है उस चीज़ को अप्रूव कर दी, दैट आफ्टर टेकिंग इन द अकाउंट यानी कंसिडरेशन अच्छे से मतलब इनटू द कंसिडर करके उस चीज़ को रिकमेंडेशन किस चीज़ की किसने दी थी, CSR कमेटी की, अप्रूव कर दी CSR पॉलिसी एंड डिस्क्लोज भी करना है उसके कंटेंट्स जो आपने CSR पॉलिसी के लिया। मतलब कुल मिला के CSR बोर्ड को रिकमेंड करेगी क्या, CSR की पॉलिसीज़, वो जो पॉलिसीज़ होगी वो अकाउंट में लेके बोर्ड क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा CSR पॉलिसी को। और जो एक बार मान लो 5 पॉलिसीज़ दी, 3 पॉलिसी अप्रूव कर दी, जो पॉलिसी अप्रूव करी है उसको डिस्क्लोज करेगा उसके कंटेंट किस में, रिपोर्ट्स में, जो बोर्ड रिपोर्ट बनाता है अंडर द सेक्शन 134 उसमें, एंड प्लेस कर देगा वेबसाइट पे। हमें ये देखना है क्योंकि आगे जाके हमें ये भी पता चलेगा जो भी CSR का काम है, जो भी यूटिलाइजेशन है, जो भी पॉलिसी है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी CSR का एक्सपेंडिचर जितना भी है वो हमें वेबसाइट पर लगाना पड़ता है। तो साथ ही साथ हम जो पॉलिसी अंडरटेक कर रहे हैं फॉर द अकाउंट ऑफ CSR कमेटी, तो हमें उसको वेबसाइट पर भी डालनी है एज वेल एज हम बोर्ड रिपोर्ट में भी डाल देंगे, क्योंकि सारी जो CSR कमेटी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो हमें बोर्ड रिपोर्ट में डालनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा बात आती है कि ठीक है फॉर्मुलेट कर दिया, रिकमेंड कर दिया, उसको आपने अप्रूवल दे दिया, डिस्क्लोज कर दिया, वो इंश्योर भी करेगा क्योंकि ये मॉनिटर करेगी, ठीक है हाँ जी हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ रख के ठीक है देखते रहिए, ओके ठीक है ये चल रहा है, बट जो मेन अथॉरिटी है टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज़ आर विच आर इंक्लूडेड इन द CSR पॉलिसी कंपनी अच्छे से कर रही है कि नहीं है, वो अल्टीमेट डायरेक्टर्स देखेंगे यानी बोर्ड देखेगा। सो आगे बोला है फंक्शंस के अंदर ही दैट बोर्ड शैल एंश्योर दैट कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। CSR कमेटी वालों को तो CSR कमेटी वाले तो हमें ये बता देंगे कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ मतलब इतना एक्सपेंडिचर आपको इन्हें गिवन ईयर आपको CSR के लिए यूटिलाइज करना है, बट बोर्ड ये इंश्योर करेगा, इंश्योर बोला है बोर्ड, ये इंश्योर ना कि रिकमेंड, बोर्ड ये इंश्योर करेगा कि इतना तो होना चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड क्या इंश्योर करेगा भाई, दैट यही लिमिट है जो मेन है CSR का एक्सपेंडिचर के वे में कि द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल की अलग से देखते हैं, एट लीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स पुराने जितने भी साल के हमारे नेट प्रॉफिट रहे हैं उन सब का एवरेज लेके, यानी जो एवरेज आया 200 यानी 100 200 300 पिछले साल 3 सालों में इतने रिस्पेक्टिवली इतने नेट प्रॉफिट रहे हैं, तो उन तीनों सालों के इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है यानी 19 20 20 21 21 22 के हम देख लेंगे, उसका एवरेज कर देंगे, वो जो आएगा उसका 2% एटलीस्ट हम CSR के लिए पॉलिसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई ऐसी कंपनी हो जिसको हम ठीक है हम पुराने 3 सालों की एवरेज लेके नेट प्रॉफिट का 2% उसको कंस्टिट्यूट करेंगे CSR फंड में, तो
अगर कोई ऐसी ही कंपनी हुई जिसके पुराने 3 साल हुए ही नहीं है, इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल ही नहीं हुए, दूसरा साल चल रहा है, तो उस चीज़ में जितने पुराने फाइनेंशियल प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर हुए हैं उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए लेस देन द 3 फाइनेंशियल ईयर, उसको कंसिडर कर लेंगे। यानी दो ईयर्स 2 प्रीवियस ईयर का हम नेट प्रॉफिट का एवरेज का देख लेंगे भी हाँ 2% कितना बन रहा है फॉर कमेटी के लिए, जितना साल था उनका एवरेज ले लो। Provided any company shall give preference to the local areas and areas around which it operates for spending the amount earmarked for the CSR एक्टिविटीज़। इसमें बोला हुआ है हर एक कंपनी ये एनमार्क करेगी, ये चीज़ श्योर करेगी कि भाई वो पहला जो भी अमाउंट है वो प्रेफरेंस दे लोकल एरिया का, जो आसपास उस कंपनी के ऑपरेशन चल रहे हैं उसी एरिया में पहले कंट्रीब्यूट करे, रादर दैन कि भाई हाँ वो बड़े बड़े मतलब फ़ॉरेन में जाए उधर एक्सपेंडिचर करे। मतलब पहले तो अपने आपके एरिया को आप कंट्रीब्यूट करो ना भाई फॉर CSR, जो भी आप कॉर्पोरेट के लिए सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है। यहाँ बोला प्रोवाइडेड फर्दर इफ़ ए कंपनी फेल्स टू स्पेंड, अगर कंपनी फेल होगी वो स्पेंड करने के लिए वो अमाउंट, तो बोर्ड सेल्फ स्पेसिफाई करेगा रीज़न फॉर नॉट स्पेंडिंग। मतलब अगर आप वो एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंड कर पाए तो कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट में रीज़न देगा भी हाँ सॉरी हम एक्सपेंड नहीं कर पाए, वो स्पेंड नहीं कर पाया अमाउंट। और साथ ही साथ में अगर फेल हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट जो अनस्पेंड रहा है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक अलग फंड में जो स्केड्यूल 6 के अंदर है। बेसिकली जो भी हमारा CSR का अमाउंट होता है शुड बी स्पेंड विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी हमने जो 22-23 का देखा है इस चीज़ के लिए हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, इसके 6 महीने इसके एंड होने के बाद के 6 महीने के अंदर अंदर हमें वो CSR अमाउंट स्पेंड कर देना चाहिए, CSR काम में हो जाना चाहिए। बट फॉर द टाइम बिंग अगर वो 6 महीने में आप स्पेंड नहीं कर पाए सो जो अनस्पेंट अमाउंट होगा यानी 6 मतलब जितना भी अमाउंट होगा आप जो स्पेंड नहीं कर पाए आपको वो अलग एक फ़ंड में डालना पड़ेगा जो कि शेड्यूल 7 के अंडर है। वो फ़ंड एक टाइप का दान है, क्योंकि बाकी जो भी बैलेंस बच गया अनस्पेंड बच गया वो फंड में चला जाएगा, ठीक है। उसके 6 महीने के विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर आप नहीं कर पाए तो आप 6 मंथ की एक्सपायरी के बाद उसको फंड में डाल देंगे, ठीक है। आगे अगर यहाँ पे एक बात बोली गई है दैट अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट जो आपने स्पेंड नहीं कर पाए रिलेट्स टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, विच मीन्स अगर आपका कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो होते हैं जो मैक्स 3 ईयर्स तक के लिए चलते हैं। जैसे यहाँ दे रखे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मीन्स अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन टू इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स CSR ऑब्लिगेशन, जो भी लाइबिलिटी होती है हैविंग टाइमलाइन लेस देन मतलब इक्वल्स टू और लेस देन 3 ईयर्स के लिए एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने कंस्टिट्यूट करिए CSR कमेटी एंड शैल इंक्लूड सच प्रोडक्ट डेट इनिशिएटली, मतलब कुल मिला के 3 साल से कम वाले 3 साल और 3 साल से कम वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक आपने बिल्डिंग बना दी, कोई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर दिया, कोई स्कूल बनवा दिया, तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्योंकि उसमें टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर द प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र, अगर आपने कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए आपने CSR का पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए स्पेंड करने के सोचा है, सो फॉर दिस प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र कर दो CSR कमेटी, क्योंकि हमने तो आपको फाइनेंशियल ईयर दे दिया, इसके बाद के 6 महीने के अंदर आप CSR कमेटी यूटिलाइज़ कर दो। अगर नहीं कर पाए क्योंकि आपको 2 से 3 साल लगने हैं, तो आप क्या करो, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो जो अनस्पेंट अमाउंट ऑलवेज आपको स्पेंड करना है टू बी स्पेंट है, वो आप 30 दिन के अंदर अंदर में डाल दो, एक अकाउंट में डाल एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो। वो बैंक अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, विच मीन्स अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दो और वो उस अकाउंट में पैसा रहेगा 3 साल के लिए। अगर 3 साल के बाद भी आप मतलब इतने गैर जिम्मेदार रहे कि वो आप तब भी अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए, 30 दिन के बाद के भी 3 साल के बाद के भी नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर फिर से आप अपना फंड में ही डाल दो, क्योंकि घूम फिर के पॉइंट उधर ही आया कि आप फंड में ही डाल दो, लास्ट में दान ही कर दो आपसे नहीं कुछ बन रहा तो। विच मीन्स CSR हमें 6 महीने के अंदर अंदर स्पेंड करना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो वो आप CSR का अमाउंट ट्रांसफर कर दो विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, किस में, सेपरेट बैंक अकाउंट में विद इन 30 डेज। यानी यहाँ पे आपका एंड हुआ, इस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर आप सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो अमाउंट अपनी CSR के लिए, जो उधर 3 साल के लिए रहेगी। बैंक अकाउंट का नाम है दिस। उसके बाद कीप इन द सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर 3 years एंड इफ़ नॉट एबल टू लाइक इवन यू कांट एबल टू स्पेंड दैट अमाउंट इन द 3 years प्रोवाइडेड दैट देन यू हैव टू ट्रांसफर, यू शैल ट्रांसफर दैट अमाउंट इन द फंड जो दान का है शेड्यूल 7 में विद इन द 30 डेज। यानी 30 डेज क्या होता है, आप मतलब कुल मिलाकर उधर ही नहीं आपके अटक चुकी है, डाल दो।
कंपनी फेल होगी वो एक तो रीज़न देगी बोर्ड रिपोर्ट में, और साथ ही साथ अपना एक्सपायरी होने पे 6 महीने की एक्सपायरी पे या ऑन गोइंग अभी आपने देखा डाल देंगी। प्रोवाइडेड एट कंपनी स्पेंड, अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर एक्सेस अमाउंट, यानी मान लो 4 करोड़ करना था, 4 करोड़ की जगह आपने 6 करोड़ लगा दिए, सो जो 2 करोड़ आपने एक्सेस करा है, अगर कंपनी स्पेंड कर देती है एक्सेस अमाउंट, सो सच कंपनी मे सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड फॉर सच नंबर ऑफ ईयर्स, विच मीन्स 2 करोड़ जो आपने एक्सेस कर रहे हैं वो आप अगले आने वाले 3 सक्सीडिंग, याद रखना पूरे लॉ में सक्सीडिंग यहीं पे यूज़ हुआ है, विच मीन्स आने वाले 3 साल के लिए आप उसको सेट ऑफ ले सकते हो। जैसे DT में हम सेट ऑफ लेते हैं ना लॉसेस के थ्रू, लॉसेस के अगेंस्ट, वैसे ही आप आने वाले एक्सेस अमाउंट को, आने वाले स्पेंडिंग जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा रिलेटिंग टू CSR, आप आने वाले 3 इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। वेयर कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, सच एक्सेस अमाउंट में बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू बी स्पेंड अप टू द इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडेड दैट आप उस जो 2 करोड़ में है उसमें आप सरप्लस अमाउंट जो भी CSR एक्टिविटी से सरप्लस जनरेट हुआ है उसको कंसिडर नहीं करोगे। लेट्स से आपने कंस्ट्रक्ट करनी थी हॉस्पिटल, उसके साथ साथ आपको सरप्लस मिलता गया, क्यों, किस वजह से आपने लेट्स से आपने डब्बा रख दिया डोनेशन के लिए, उससे सरप्लस हो गया, फिर कोई भी आप छोटी मोटी सेल्स कर रहे थे CSR के साथ साथ, CSR के ही काम के प्रोजेक्ट में ही, उससे कोई सरप्लस हो गया, तो सरप्लस को सेट ऑफ नहीं मिलेगा। वो सरप्लस का मान लो 1 करोड़ आ गया डोनेशन का, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ना उसको इंक्लूड करना नेट प्रॉफिट्स में। तो सच एक्सेस अमाउंट शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग आउट द CSR एक्टिविटीज एंड ऑल्सो द बोर्ड को एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा टू दी सेम इफेक्ट। यहाँ पे ये बोलो ट्रांसफर करो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के जो भी CSR अमाउंट है उसको 30 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दो। अगर 3 साल के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते, 3 साल के अंदर अंदर यूज़ करो, नहीं कर पाए तो उसके 30 दिन के अंदर आप लास्ट में आके दान वाले डब्बे में ही डाल दो, विच इज़ फंड अंडर शेड्यूल 7 वाला। यहाँ पे दे रखा है वही चीज़ है सारी। उसके बाद अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है अंडर द सेक्शन 135 क्या होगा, कंपनी बड़ी है क्या, मैं पूछ रही हूँ कंपनी बड़ी है या फिर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। ऑब्वियस कंपनी बड़ी है तो उसको दुगना अमाउंट देना पड़ेगा जो भी उसने ट्रांसफर करा फंड में। फंड में कब कब ट्रांसफर करते हैं, एक तो CSR अमाउंट जब भी कॉन्स्टिट्यूट करा उसके अगले एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर डाल देते हैं, अगर आप अनस्पेंट रह गया, या फिर अनस्पेंट अमाउंट इन अनस्पेंट CSR अकाउंट। ये कब कब करते हैं, एक तो वो 30 दिन के बाद 3 साल के मतलब 30 दिन के बाद के 3 साल के बाद के 30 दिन के बाद वाला जो अनस्पेंट अमाउंट हम CSR में डालते हैं, अकाउंट में डालते हैं वो वाला, या फिर जो भी हमने फंड में डाला है वो वाला उसका दुगना अमाउंट, या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लोअर आपको कंपनी को देना पड़ेगा, या फिर जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है 1/10 अमाउंट जो भी आपने ट्रांसफर करा टू दी रिस्पेक्टिव फंड एंड CSR अकाउंट वो, या फिर 2 लाख विच एवर इज लोअर वाला। अब ये रूल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो भी कंपनीज के हमने स्टार्टिंग में बोला था। सो व्हाट इज CSR? CSR मीन्स द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन द परजुएंस, जो भी आपने एक्टिविटीज ली है कंपनी ने किस चीज़ के लिए, इन द परजुएंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जो भी आपने CSR एक्टिविटीज़ ली है बाय द कंपनी इन द कंप्लायंस ऑफ द ऑब्लिगेशन, जो लाइबिलिटी थी जो भी कर्तव्य था अंडर सेक्शन 135 जो कंपनी को लेना था उसके अंडर आपने एक्टिविटीज़ लिया है उसको CSR बोलते हैं। बट इट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा CSR में। अब यहाँ पे बेसिकली बता रखा है कौन सी एक्टिविटी आप अंडरटेकन नहीं कर सकते अंडर द CSR। क्या है? स्पेल FB में क्या कहता है? स्पॉन्सरशिप, पॉलिटिकल, एम्प्लॉय, लॉ, फॉरेन, बिजनेस, विच मीन्स आपको स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग में कोई कंट्रीब्यूट या एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉन्सरशिप कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग बेनिफिट देता है। यानी कोई भी आपने बोर्ड्स लगवा दी, कहीं किसी चीज़ को स्पॉन्सरशिप कर दी तो वो एक CSR नहीं कहला जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या डोनेशन कर दी वो नहीं करा जाएगा, क्योंकि वहीं कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिट निकल जाता है बिजनेस का। एम्प्लॉयज़ को नहीं दी, जैसे एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया है तो एम्प्लॉयज़ के लिए ना, उसके लिए भी नहीं। कोई लॉ की कंप्लाइंस, यानी कभी लॉ ने अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रखी कि आपको यहाँ पे प्लांट खड़ा करना पड़ेगा, अगर वो प्लांट खड़ा करने के लिए आपने पैसा यूज़ करा है जो भी CSR का है वो नहीं कंप्लाई कराया जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉ की कंप्लायंस यानी ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने के लिए आपने यूज़ करा है, तो लॉ के लिए कोई आप नहीं करोगे। फॉरेन का खर्चा, फॉरेन जाके आपने फॉरेन के लिए यानी विद मतलब इंडिया वालों के लिए कुछ नहीं करा, फॉरेन के में जाके उनको दे रहे हो आप, रशिया वालों को पैसा दे रहे हो CSR का, वो नहीं माना जाएगा। एंड बिजनेस यानी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई बिजनेस में पैसा CSR का खर्च करा, इट शैल नॉट बी इंक्लूड अंडर द फॉलोइंग, विच मीन्स CSR एक्टिविटीज में अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो इंक्लूड नहीं कर जाएगा,
नॉर्मल बिजनेस में या फिर कोई एक्टिविटी है आप आउटसाइड इंडिया ले रहे हो, एक्सेप्ट अगर आप मान लो विराट कोहली को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए आप बाहर लेके जा रहे हो, उस पर खर्च कर रहे हो, वो अलाउड है। बट कोई भी एनी एक्सपेंडिचर यानी एनी एक्टिविटी जो आउटसाइड इंडिया कर रहे हो वो अलाउड नहीं है। कोई भी कंट्रीब्यूशन कर दिया आपने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी, वो अलाउड नहीं है। एक्टिविटीज़ बेनिफिट जिससे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल रहा है तो आपने सपोर्ट कर दी स्पॉन्सरशिप बेसिस पे, मार्केटिंग बेनिफिट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको आप यू आर नॉट सपोज टू मेक द कंट्रीब्यूशन इन दैट स्पॉन्सरशिप एंड एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कोई कानूनी कर्तव्य आपको निभाने के लिए अगर आप लो कंप्लायंस के अंडर आप CSR डाल रहे हो तो इट्स नॉट एलिजिबल फॉर दैट। आगे हमने जो नेट प्रॉफिट की बात करी थी कि हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो हमें CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। उसमें हम नेट प्रॉफिट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट में जो भी आता है वो होता है एज पर द कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नेट प्रॉफिट ले लेंगे, यानी जो भी हम पूरा प्रॉफिट नॉट लॉस बना के जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट आता है वो लेंगे। बट इसमें 2 चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्या, प्रॉफिट ऑफ फॉरेन ब्रांच ऑफिस के प्रॉफिट नहीं आनी चाहिए, यानी जो भी फॉरेन की ब्रांच ऑफिस ओवरसीज़ की ब्रांचेज है उसके प्रॉफिट नहीं आने चाहिए, यानी फॉरेन का पैसा नहीं आना चाहिए। या फिर कोई डिविडेंड फ्रॉम CSR करने वाली ही कंपनी, यानी जो कंपनी CSR करती है वो कंपनी से आपकी कंपनी को पैसा मिला है डिविडेंड के रूप में तो वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा नेट प्रॉफिट में, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट में क्रेडिट साइड डिविडेंड डालते हैं ना, वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और प्रॉफिट्स जो फॉरेन ब्रांचेस के वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांचेस, यानी फॉरेन की ब्रांचेस वेदर ऑपरेशन जो भी हम मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी इन इंडिया विच आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द कंप्लाइंग विद अंडर सेक्शन 135, यानी जो ऑल्सो CSR करने वाली ही कंपनी से हमें ही डिविडेंड मिला तो पैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस डिविडेंड पे पैसा दे चुकी होगी वो CSR वाली कंपनी, तो दुगना आप लगान नहीं देंगे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमने देख लिए हैं। इसमें बात बोली गई है अगर कोई कंपनी है जिसकी होल्डिंग है सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी है, अपनी ब्रांच ऑफिस जो भी हैं इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस पर एप्लीकेबल है तो कंप्लाई करना पड़ेगा। 135 के अकॉर्डिंग जो भी हम नेटवर्थ 1000 के ले रहे हैं, टर्नओवर 500 का ले रहे हैं, सॉरी नेटवर्थ 500 का ले रहे हैं और टर्नओवर हम 1000 का ले रहे हैं और 5 करोड़ का जो भी हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं कंपनी का, फॉरेन कंपनी का भी हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। एंड जो भी है चीज़ें आगे हम CSR इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। CSR इम्प्लीमेंटेशन की बात क्या है कि बोर्ड शैल इंश्योर दैट CSR एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द कंपनी और किसी और के द्वारा, मतलब चाहे तो खुद वो कंपनी कर ले या किसी और को दे दे। यानी CSR अब आप इतनी बिजी कंपनी हो, इतनी मतलब काम करने वाली कंपनी हो कि अभी आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, आप क्या कर रहे हो, कंपनी खुद ना करके आप आउटसोर्स करवा लो, यानी दूसरे को पैसे दान में दे दिए, वो जैसे कर लेगी। पर एवं किसी बंदे अरे गरे को नहीं देना, उसमें भी प्रोविजन है कि भाई आप किसको दे सकते हो, तो खुद कर सकते हो बोर्ड के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, या फिर किसी और को दे सकते हो। किसको, सेक्शन 8 कंपनी को, NPOs को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सोशल चीज़ों के रिलेटेड ही काम करती है। या फिर रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, यानी कोई ट्रस्ट को दे रहे हो जो रजिस्टर्ड है पब्लिक के इंटरेस्ट में, या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, कोई ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में बात नहीं करी है, कोई भी सोसाइटी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड जो भी है। सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी विच इज़ एस्टेब्लिश बाय द कंपनी, इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स के अंदर कंपनी ने एस्टेब्लिश करी है, या फिर 3-4 कंपनी को और मिला के, लेट्स से ये 3 रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है इनकी, यानी रिलायंस की, टाटा की, जियो की, वो चाहे तो रिलायंस अकेला रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट जैसे वर्क करते करते अपना यूटिलाइज कर दिया, या फिर 3-4 को और को मिला के खट्टे 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ कंट्रीब्यूट करके अपना कंट्रीब्यूशन कर देगी। या फिर कोई भी एस्टेब्लिश करी गई है, ये तीनों चीज़ें किसने, CG ने, SG ने, जो भी हैं एंटिटी एस्टेब्लिश जो भी हैं वो 3 चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाएगा कि जो भी बोर्ड इंश्योर करेगी, चाहे तो खुद वो काम करे कंपनी या फिर किसी और के थ्रू आ करवाए वो कंपनी, ये 3 हैं और वो CG SG के होंगी। अब ये बोला हुआ है कि रजिस्टर्ड कैसे होगी, यानी कोई भी एंटिटी जो भी ट्रस्ट है, सोसाइटी है, NPO है, जो भी ऊपर बोली गई हैं, अगर उनको रजिस्टर्ड होना है तो उनको बस रजिस्ट्रार यानी रजिस्टर ऑफिस में जाके अपना CSR 1 के अंदर फाइलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, हम मेरे को रजिस्टर्ड होना है और ताकि मैं इसको यूटिलाइज़ कर पाऊँ। आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ कोलैबोरेट हो जाएंगे अलग दूसरी कंपनीज़ के साथ एंड कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, अब CSR कमेटी इंपॉर्टेंट है। CSR कमेटी शेल फॉर्मुलेट, अभी ये सारी बातें हमने ऊपर ही देखी हैं। कमेटी में क्या फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को एनुअल एक्शन प्लान, यानी पूरे 1 साल की बात होती है तो एनुअल एक्शन यानी एवरी ईयर के बेसिस पे इन प्रेजेंस होता है CSR पॉलिसी की वे में, नेमली क्या क्या लिस्ट ऑफ, अब नॉर्मल बात है भाई कमेटी में क्या क्या चीज़ें होंगी भाई, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि CSR कमेटी
क्या क्या चीज़ कर सकती है, क्या सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड उसको अप्रूवल देगी और चीज़ें हम फॉलोइंग चीज़ इंक्लूड होंगी, क्या क्या लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो, किस मैनर में आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कैसे जा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन स्केड्यूल्स क्या कैसे कैसे आप यूज़ कर रहे हो, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि भी चीज़ें सही चल रही हैं, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, अभी इतनी बड़ी कमेटी खुलवाई है बनवाई है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, कैसे कैसे यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग हो रही है चीज़ों, एंड डिटेल्स ऑफ द नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर कोई कोई हमें इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी आगे जाके हम पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, जैसे उसमें चीज़ें होती हैं वैसे ही इसमें हमें कमेटी में भी ये चीज़ें करवानी पड़ती हैं। बोला हुआ है कि बोर्ड कभी भी कोई भी अल्टर कर सकते हैं कोई प्लान में एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसआर कमेटी कुछ कह दे भी ऐसा करो ऐसा कर लो, इस चीज़ को छोड़ के ऐसा कर लो, तो बोर्ड कर सकती है, अल्टर कर सकती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है और रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे देगी उस इफेक्ट में। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीएसआर का एक्सपेंडिचर कैसे कैसे होगा। अगर कोई कंपनी इंश्योर हर कंपनी बोर्ड को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सीएसआर कमेटी जो भी एक्सपेंडिचर यूज़ कर रही है वो एडमिन ओवरहेड में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच मीन्स सीएसआर का 5% से ज़्यादा आप एडमिन ओवरहेड में यूज़ नहीं कर सकते। एडमिन ओवरहेड्स कहते हैं एक्सपेंसेस जो जनरल मैनेजमेंट के फंक्शंस डे टू डे काम करने के लिए, जो भी डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग के जो भी एक्सपेंसेस है सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम से फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें यानी चाय पानी एंटरटेनमेंट जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड एडमिन की, एडमिन ओवरहेड्स कांट बी मोर देन 5% ऑफ सीएसआर, यानी सीएसआर अगर 4 करोड़ की हो रही है उसका 5% मान लो 20 लाख बनता है, 20 लाख से ज़्यादा की हम एडमिन ओवरहेड नहीं कर सकते, यानी 20 लाख के करो उससे कम की करो चलेगा, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी रेस्ट 95% एग्जैक्ट और इससे ज़्यादा सिर्फ 95% मतलब इन अकॉर्डिंग जो 5% हो गया ना तो 95% होली प्योरली हम ऐसा सीएसआर के लिए करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि जो भी हम सीएसआर में काम कर रहे हैं चला रहे हैं वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो 5% से एक्सीड हो जाए, विच मीन्स एडमिन ओवरहेड कांट बी मोर देन द 5% ऑफ द सीएसआर अमाउंट एक्सपेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एनी सरप्लस जो भी सीएसआर एक्टिविटी से होगा वो पार्ट नहीं करेगा, विच मीन्स हमने अभी बोला था जो दान में पैसे दिए हैं वो सरप्लस वाला अमाउंट है, जो भी डोनेशन हमने कहा था, ठीक है चंदा आ जाएगा 1 करोड़ का मान लो चंदा आ गया, तो कोई भी जो सरप्लस हो रहे हैं ना सीएसआर एक्टिविटीज से वो बिजनेस प्रॉफिट का काम पार्ट नहीं बनेगा। यानी मान लो जो सीएसआर अमाउंट आप कर रहे हो 4 करोड़ वो तो कर ही रहे हो, अगर 2 करोड़ ऊपर से सरप्लस होगा तो सरप्लस जायज़ सी बात है, आप सरप्लस किस वे में यूज़ कर सकते हो, सरप्लस चाहे तो आप उसी सीएसआर प्रोजेक्ट में लगा दो, मतलब कुल मिलाकर बिजनेस प्रॉफिट नहीं बनेगा तो क्या हो सकता है सीएसआर अमाउंट में लगा दो, सीएसआर अमाउंट में नहीं लगा पा रही हो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, नहीं लगा पा रही हो तो आप क्या करोगे, आपको वो जो अनस्पेंट अमाउंट है सीएसआर सरप्लस का आप उसको किस में डाल दोगे, अनस्पेंट सरप्लस अकाउंट में डाल दोगे, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डाल दोगे, यानी जो हमने अकाउंट देखा था, या फिर अगर अनस्पेंट अकाउंट में नहीं डालना चाहते तो लास्ट में क्या फंड में डाल दो शेड्यूल 7 के। तो ये चीज़ें हैं कि डेट नोट अगर जो भी सरप्लस है वो बिजनेस के प्रॉफिट का पार्ट नहीं करेगा, उसको सेम ही प्लग में यानी फेंक दिया जाएगा, सेम प्रोजेक्ट में यूज़ कर दो या फिर ट्रांसफर कर दो अनस्पेंट वाले में कर दो, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायरी वाले टाइम पे फंड में डाल दो, यानी यूज़ कर दो सेम बिजनेस में सरप्लस का अमाउंट, या फिर अनस्पेंट इसमें डाल दो या फिर फंड में डाल दो, विद इन 6 मंथ दान ही कर दो आप, इतना इससे अच्छा। सीएसआर में स्पेंड फॉर क्रिएशन और रिक्वेजिशन, अब यूँ बोलता है क्या सीएसआर क्या कंपनी सीएसआर के नाम पे सीएसआर के अमाउंट से बिल्डिंग ले सकती है या फिर कोई कंपनी कैपिटल एसेट ले सकती है, हाँ ले सकती है, पर वो कंपनी के नाम पे नहीं होना चाहिए, चाहे तो वो एनपीओ के नाम पे रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड, सोसाइटी के नाम पे कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर के मतलब कंपनी के अलावा किसी के नाम पे ले सकते हो, या फिर कोई बेनिफिशरीज़ हैं सेड सीएसआर प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज़ कैसे, लाइक डोनेशन अगर हमने दिया बीइंग ह्यूमन वाले को तो उनके जो बेनिफिशरीज़ है, सलमान खान को पैसे दे दिए, ठीक है आप अपने बीइंग ह्यूमन के लिए यूज़ कर लो, अपने नाम पे ही आप बीइंग ह्यूमन वाली कंपनी वाले अपने नाम पे ही रजिस्टर्ड सोसाइटी वाली कंपनी है ना, वो आप अपने नाम से ही आप कैपिटल एसेट खरीद लो, मैं नहीं खरीद सकता बिजनेस में, या फिर पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के नाम पर दिवा दो, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट एनी कैपिटल एसेट क्रिएटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, यानी हमने एक बिल्डिंग क्रिएट करी थी, वो कंपनी के नाम पे थी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सीएसआर के लिए कंट्रीब्यूट कर दूँ, हम बनी बनाई भी तो दे सकते हैं, ये भी तो 1 करोड़ की है, हमने कुछ कंट्रीब्यूट ही करना है, कैश वाला चीज़ काइंड वाला चीज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई ये रूल से लगने से पहले कोई भी कैपिटल एसेट क्रिएट करी थी ना, उसको शैल विद इन 180 डेज
कंप्लाई विद द प्रोविजन, उसको 180 दिन के अंदर कंप्लाई करके हम कंट्रीब्यूट कर सकती है, 90 दिन भी और आप सीख कर सकते हो, यानी 180 दिन याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। सीएसआर रिपोर्टिंग, जैसे बोर्ड रिपोर्टिंग हम 134 सेक्शन में करते हैं, वैसे ही सीएसआर रिपोर्टिंग भी करनी होती है हमें 135 के अकॉर्डिंग। या बोर्ड रिपोर्टिंग जब भी हम देंगे 134 के 124 में, उसमें एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर भी होनी चाहिए, यानी जब हम बोर्ड रिपोर्टिंग के कंटेंट पढ़ेंगे उसमें हमारा कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलेगा भी सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट भी उसमें है, अटैच्ड है। उसके बाद हमारी बात आती है इम्पैक्ट असेसमेंट। इट इज़ दी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कोई भी तहकीकात या कोई यूसेज, बेनिफिट, इम्पैक्ट, इफेक्ट, यानी कोई भी असेसमेंट करना। जो भी मान लो रिलायंस ने अब की बार नदी साफ़ करने का प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद 1 साल के बाद हमने यूँ देखा उस चीज़ पे, उस प्रोजेक्ट पे 1 करोड़ लग गया, 2 करोड़ लग गया, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा, तो मैं क्या कह दूँगी, पिछले साल मैंने एज ए रिलायंस कंपनी मैंने कंट्रीब्यूट करा 1 करोड़ से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट पे। मैंने क्या करा, किसी एक इंडिपेंडेंट बाहर की एजेंसी को अपॉइंट करो और मैंने कहा जी इसका इम्पैक्ट असेसमेंट करो, मेरे को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डालना है। क्यों जी, क्यों डालना है? क्योंकि मेरे को बताना है कि इस पर मतलब जो मैंने पानी साफ़ करा इससे क्या बेनिफिट हुआ, इसका क्या आफ्टर इफेक्ट यानी इम्पैक्ट क्या पड़ा, असेसमेंट यानी क्या ऐसा सीएसआर में हमने करा तो क्या ही इसमें इम्पैक्ट पड़ गया। तो अपनी नंबर बनवाने के लिए वो कह देती है ठीक है, इंडिपेंडेंट एजेंसी, बाहर की एजेंसी से हम इम्पैक्ट असेसमेंट करवा लेंगे, भाई क्या असेसमेंट, क्या इम्पैक्ट का असेसमेंट हुआ, मानी किस असेसमेंट करवा लेंगे, भाई क्या इम्पैक्ट पड़ा उस सीएसआर प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो अंडरटेक करेंगे। अगर सुनो, एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, अगर मेरी 10 करोड़ पिछले 3 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा ही ऑब्लिगेशन रहा है एवरेज बेसिस पे, यानी मेरी कंपनी मान लो मैं रिलायंस हूँ, एक 3 ईयर है, एक साल में मैंने 15 करोड़ लगाया, एक साल में मैंने 20 करोड़ लगाया, एक साल में मैंने 60 करोड़ लगाया, यानी कुल मिला के मेरी एवरेज बेसिस पे 10 करोड़ से ज़्यादा ही आ रहा है। पिछले 3 सालों में मैं कंट्रीब्यूट 10 करोड़ से ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोल दिया ठीक है, मैं कर सकती हूँ, आई एम एलिजिबल टू अंडरटेक दी इम्पैक्ट असेसमेंट, आई ये कर सकती हूँ बाहर की एजेंसी के द्वारा सीएसआर प्रोजेक्ट हैविंग आउटले 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी 5-6 कर रहे हैं, 5-6 में से जो 1 करोड़ से ज़्यादा है यानी 20-30 करोड़ हैं, तो उन पे मैं असेस कर सकती हूँ। और एक साल के होने के बाद ही, यानी मैं अंडरटेक नहीं करूँगी सच इम्पैक्ट स्टडी अगर वो लेस देन 1 ईयर है, मतलब कुल मिला के बोला हुआ है दैट असेस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ही, यानी ये होगा ये होगा ये होगा और 1 साल के बाद ही हो सकती है। जो हाँ हमने बोला अपने नाम बनवाने के लिए करवाइए इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, हम IAR बोर्ड में डाल देंगे और उसको 134 के अंदर एनुअल रिपोर्ट में भी सीएसआर में भी अटैच कर देंगे। कंपनी अंडरटेकिंग, अब कंपनी ने इम्पैक्ट असेसमेंट भी करी है 1 साल ख़त्म होने के बाद भी, तो वो बताओ उसके जो एक्सपेंसेस लगे हैं, हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई है, इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपॉइंट करके सारा खर्चा करवाया है, उसको लगवाया है, सारी चीज़ करी है, तो वो जो एक्सपेंसेस थे IA के, क्या वो सीएसआर से निकाल सकते हैं, उसको हम बुक कर सकते हैं? तो कंपनी ने कहा हाँ, क्योंकि आप ऑब्वियस अपना इम्पैक्ट भी दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं आप लिमिटेड पोर्शन आप बुक कर सकते हो एज एक्सपेंस। तो क्या है वो 2% ऑफ द टोटल सीएसआर, जितना भी आपने सीएसआर करा है एक्सपेंसेस उसका, यानी 2 करोड़ करा तो 2 करोड़ का 2% यानी 4 लाख आपने बुक कर सकते हो, या फिर 50 लाख जो भी कम है, यानी 50 लाख से ज़्यादा तो किसी भी हालत में आप बुक नहीं कर सकते भी हाँ हमने तो इम्पैक्ट असेसमेंट कराया था जी 50 लाख तो उसमें लग गए, 100 लाख तो यानी 1 करोड़ तो उसमें लग गए, तो हम बुक कर लें। गवर्नमेंट ने कहा साफ सीधी बातों में नहीं, 50 लाख रखो या फिर 2% जो भी अपने सीएसआर अमाउंट में कंट्रीब्यूट करा वो करो, उसका लोअर ही हम करेंगे। याद रखना ये 2% है, ये हमारा अमेंडमेंट है, सो ये आ सकते हैं, यानी 2% ऑफ टोटल सीएसआर या फिर 50 लाख जो भी कम है हमारा इंक्लूड हो जाएगा। अब थोड़ा बस 2 मिनट हम 136 को भी दे सकते हैं। 136 टॉक्स अबाउट द राइट्स टू मेंबर्स टू कॉपी राइट ऑफ द मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेंबर क्या, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल, ऑब्वियस है हम अनऑडिटेड नहीं देख सकते, कंपनी के क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ डायरेक्टर ही देख सकते हैं, प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 128 के अंदर बता रखा है। बट फॉर द टाइम बिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मेंबर चेक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर, मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ऑडिटेड रिपोर्ट हो या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो, वो कंपनी जनरल मीटिंग में रखेगी और वो हर एक मेंबर को, ट्रस्टी जो भी डिबेंचर होल्डर का ट्रस्टी है या फिर और भी एंटाइटल पर्सन है जो ले सकता है, लाइक प्रोक्सी होगा किसी के वे में या फिर रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई किसी का, तो उन सभी के आगे रखेगी जनरल मीटिंग में, नॉट लेस देन 21 दिन, यानी जनरल मीटिंग के
21 दिन पहले, इसके अंदर नहीं, 21 दिन पहले कभी भी, 20 दिन 40 दिन पहले रख दिया, कभी भी, यानी एटलीस्ट 21 दिन पहले किसी भी टाइम लिमिट में आप ये सारी स्टेटमेंट इन सभी को देने के लिए मतलब रेडी हो। यानी ए कॉपी ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आप जनरल मीटिंग में रखोगे शैल बी सेंड टू एवरीवन। जो भी हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी जनरल मीटिंग में रखने वाले हैं, सो उससे 21 दिन पहले हम सभी बंदों को इन सभी बंदों को हम ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। क्लियर कट क्रक्स क्या है, ये सारी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जो हम जनरल मीटिंग में रखने वाले हैं, ये 21 दिन पहले हम बंदों को भेज देंगे ताकि वो पढ़ के आए, समझ के आए, एवेल्यूएट करके आए, ताकि वो जनरल मीटिंग में आपको हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सको चीज़ों से। यानी आप पहले ही पढ़ लो, चीज़ों को एनालाइज कर लो, चीज़ें को देख लो, परख लो, क्योंकि जनरल मीटिंग में जाते हम पढ़ाने नहीं बैठेंगे, इतने इतने बड़े बड़े चिट्ठे होते हैं, तो आपको भेज देंगे, आप कर लो। प्रोवाइडेड दैट अगर इफ़ द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आप 21 दिन से कम में भेजना चाहते हो, यानी कुल मिला के क्या हुआ, जनरल मीटिंग होनी थी 14 को, 14 से पहले आप क्या चाहते हो, आप 9 को ही भेज दो। यानी सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही जनरल मीटिंग होने वाले 14 को आप 9 को भेज रहे हो, तो 9 को भी यानी 21 दिन से कम में भी आप, अगर 21 दिन से कम है तो ये एग्रीड, मतलब 21 दिन से कम में भी आप भेज सकते हो। प्रोवाइडेड डेट आपको क्या फुलफिल करना पड़ेगा कि मेंबर्स, अगर जो कंपनी शेयर कैपिटल है उसके मेजोरिटी इन नंबर्स या 95 या एंड पेड अप शेयर कैपिटल के 95% मेंबर्स एग्रीड हैं, या फिर जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर के मेंबर्स 95% रेडी है, ठीक है, हमें कम में भी चलेगा, तब जाके आप 21 दिन से कम भी भेज सकते हो। प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी यानी बड़ी कंपनी या एज्यूम करना है, यानी बड़ी कंपनी के इतने बड़े बड़े 500-600 पेजेस के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इट इज़ नॉट अच्छा, मतलब इट्स नॉट लाइक वर्थ इट कि आप हर एक बंदे को 500-500 पेजेस की प्रिंट आउट भेजो, हर एक डॉक्यूमेंट भेजो, और मतलब कहीं ना कहीं इट्स नॉट एफिशिएंट फॉर द कंपनी टू डू इट। तो क्या बोला हुआ है, अगर लिस्टेड कंपनी हो, इनको डीम कर लिया जाएगा कि इन्होंने कंप्लाइड कर लिया सेक्शन के साथ। प्रोवाइडेड दैट अगर कॉपीज ऑफ सच डॉक्यूमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड रिपोर्ट है या अदर डॉक्यूमेंट है, आपने उन चीज़ की कॉपी अवेलेबल करवा दी है इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस में, वर्किंग आवर्स में आप देख सकते हो 21 दिन पहले। यही बात है, यानी 21 दिन पहले आप इन चीज़ को भेजने की जगह लिस्टेड कंपनी के वे में आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख दो, बंदा कोई भी आके, जो ये सारे एंटाइटल्ड पर्सन है वो कोई भी आके हम देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, वर्किंग आवर्स में देख सकते हैं, 21 दिन पहले रख दो। और स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स, उनको सिर्फ क्या भेजो, आप जो एक स्टेटमेंट लिखो उसमें सिर्फ साइलेंट फीचर्स लिखो, आप कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स के मतलब क्रक्स लिख दो, समरी लिख दो, जो जो इंपॉर्टेंट है, और सभी बंदों को भेज दो, मेंबर्स को, डीटी को, फॉर्म नंबर AOC3 में। जी AOC3 में हम सेंड कर रहे हैं, अब ये 3 बंदे हैं यानी AOC3 में जा रहा है, 1 2 3, विच मीन्स शेयर होल्डर यानी मेंबर्स को, ट्रस्टी को, डिबेंचर होल्डर के एंटाइटल्ड पर्सन को आपने भेज दिया, नॉट लेस देन 21 दिन से पहले ही भेज सकते हैं, ठीक है, अनलेस अगर वो खुद ही बोले, अनलेस अगर कोई शेयर होल्डर आस्क कर रहा है मेरे को तो फुल स्टेटमेंट फाइनेंशियल चाहिए, तो उनको भेज देंगे जैसे भी चाहिए। कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द, ये इतना कुछ नहीं है। आगे एक चीज़ है, प्रोवाइडेड अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसकी सब्सिडरी फाइनेंशियल फॉरेन कंपनी है, यानी जो आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसको ऑडिटेड एज वेल एज अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पे लगने पड़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही, अगर नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करके रखवाओ। सो आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक्स।